प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐतिहासिक फ्रांसीसी शहर मार्से से पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में कहा, 90% यमुना दिल्ली में कचरे और अन्य कारणों से गंदी हुई, गंगा नदी की तरह इसे भी करेंगे साफ, संवाद से सुलझाएंगे SYL का मुद्दा। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा, प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट देने के लिए सिंगल विंडो ऑपरेटिव सिस्टम स्थापित होगा। और देश भर में आज मनाई जा रही है संत गुरु रविदास जयंती। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा, गुरु रविदास के विचार समस्त मानवता को करते हैं प्रेरित। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज दोपहर ऐतिहासिक फ्रांसीसी शहर मार्से में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। दिन में इससे पहले दोनों नेताओं ने शहर में प्रवासी भारतीयों से बातचीत की। उन्होंने मजार ग्यूज युद्ध कब्रिस्तान में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग द्वारा प्रशासित यह कब्रिस्तान 1700 से अधिक सैनिकों का विश्राम स्थल है। उनकी सेवा के सम्मान में यहाँ पहली बार 1925 में एक भारतीय स्मारक का अनावरण किया गया था। पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति पेरिस में उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला समाप्त करने के बाद आज सुबह मार्सिले पहुंचे। मार्से में भारतीय समुदाय ने उनके आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस परियोजना का उद्देश्य सतत विकास के लिए परमाणु ऊर्जा का दोहन करना है, जो स्वच्छ ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के मार्से बंदरगाह का दौरा करने की उम्मीद है, जो फ्रांस का सबसे बड़ा और भूमध्य सागर में तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया के बीच व्यापार के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। फ्रांस में अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने यमुना के प्रदूषण को लेकर मचे घमासान के बीच आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए बड़ा बयान दिया कि मैं 16 साल से दिल्ली का पानी पी रहा हूं, मैं तो जीवित हूं। अगर जहर होता तो आपके बीच नहीं होता। उन्होंने कहा कि 90% यमुना दिल्ली में कचरे और अन्य कारणों से गंदी हुई है, लेकिन अब दिल्ली में भाजपा की सरकार आ गई है। जैसे गंगा नदी को साफ किया है, वैसे ही यमुना को भी साफ करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2028 तक हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक 15 करोड़ घरों में शुद्ध पानी पहुंचाया जा रहा है। पानी का संरक्षण जरूरी हो गया है। हरियाणा में भी जल संरक्षण पर काम किया जा रहा है। हालांकि हरियाणा में भी भूजल स्तर काफी गिर रहा है। यहाँ कई डार्क जोन चिन्हित किए गए हैं, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। आने वाले सालों में इस समस्या से भी सूबे को निजात मिलेगी और सूबे के जल स्तर में सुधार होगा। अभी तक करीब 15 करोड़ घरों में शुद्ध पानी दिया गया है। बाकी काम बाकी है, उसके लिए भी वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 2028 तक हम काम पूरा करेंगे और उसके लिए पूरा पैसा भी देंगे। इस तरह से उन्होंने जल जीवन मिशन को 100% करने के लिए उन्होंने अपना वक्तव्य में इस बात को भी कहा है। हरियाणा में अटल जल योजना भी लागू की गई है। पूरे देश में करीब 150 जिले ऐसे हैं, उनमें अलग अलग ब्लॉक में डार्क जोन है। हरियाणा भी उसके अंदर है। हम इस साल के अंदर हमारा मंत्रालय ने तय किया है कि 1 साल में सरकार और लोगों का साथ सहकार लेते हुए हम उसको डार्क जोन में से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका भी सहयोग उसके अंदर मिलेगा।
अब मैं यहाँ आया उसके पहले हरियाणा के जो लोग सूरत में हैं उन्होंने 1000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए प्रॉमिस किया है, अपने पैसों से वो करेंगे। सीआर पाटिल ने सतलुज यमुना लिंक नहर के विवाद पर कहा कि पंजाब और हरियाणा के बीच केंद्र सरकार संवाद के माध्यम से इसे सुलझाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को बीजेपी की सरकार सम्मान दे रही है। हरियाणा के 13,80,000 किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब तक मिला है। जो सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश किया है कि हरियाणा और पंजाब के बीच में केंद्र सरकार यानी जल मंत्रालय के मंत्री बैठे और उसका निपटाने की कोशिश करें। मेरे पहले भी कई लोगों ने उस पर कोशिश की है और मैं भी उसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ। हम दोनों को साथ में बिठाकर एक अच्छा हल निकले, विवाद के बजाय संवाद के साथ उसके ऊपर काम हो जाए तो ही वो जल्दी से हो पाएगा। ये जो सबका जो अधिकार होता है वो सबको अधिकार मिलना ही चाहिए। हर स्टेट में कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं मगर उसको निपटाना भी जरूरी है। हम मानते हैं कि ये बहुत ही हरियाणा के लिए भी आवश्यक है, तो इसके ऊपर भी हम जल्दी से कोशिश करके दोनों को साथ में बिठा के संवाद के साथ अच्छा एक निर्णय हो जाए उसकी कोशिश करेंगे। हरियाणा में प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 8 नगर निगमों के महापौर और सभी वार्डों के पार्षदों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और सभी वार्डों के पार्षदों के आम चुनाव तथा नगर निगम अंबाला व सोनीपत के महापौर, नगर परिषद सोना और नगर पालिका संत तथा इस्माइलाबाद के अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नगर निगम पानीपत को छोड़कर इन नगर निकायों के आम उपचुनाव के लिए मतदान 2 मार्च को होगा। नगर निगम पानीपत के मेयर और वार्ड पार्षदों के लिए मतदान 9 मार्च को होगा। इस अवधि के दौरान कोई भी नई योजना परियोजना की घोषणा नहीं की जा सकती और न ही कोई आधारशिला रखी जाएगी। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के संपन्न होने तक चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम निगम, नगर परिषद अथवा नगर पालिका की अंतिम प्रकाशित सूची में नहीं है वह संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकता है। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए संबंधित नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में नो ड्यूज सर्टिफिकेट देने के लिए सिंगल विंडो ऑपरेटिव सिस्टम स्थापित की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा सभी उपायुक्तों को आदेश पारित किए जा चुके हैं। आज संत रविदास की जयंती है। संत गुरु रविदास भारत के एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी रहे। संत रविदास एक ऐसे संत थे जिन्हें मत, मजहब, मत और विचारधारा की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। उनका योगदान न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और मानसिक सुधार में भी अविस्मरणीय है। उनका जन्म 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में माघ मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। संत रविदास के रचे गए 40 पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पास सीर गोवर्धनपुर संत गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर में बने पार्क में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया था। साथ ही 101 करोड़ रुपए की लागत के आध्यात्मिक पर्यटन विकास कार्य का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया था। और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु रविदास के प्रकाश पर्व पर लोगों को बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि गुरु रविदास महान भारतीय संत थे जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया।
गुरु रविदास की दिव्य कविताएं जाति और धर्म की दीवारों को पार करके समस्त मानवता को प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संत रविदास का जीवन समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास को उनकी जयंती पर नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में नमन किया। सीएम ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी ने एकता, मानवता, भाईचारे का जो संदेश दिया था वह आज भी प्रासंगिक है। संत शिरोमणि महाराज जी के एकता, मानवता और भाईचारे के संदेश के साथ हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाव से प्रदेश सरकार सबका समान विकास कर रही है। इस दौरान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर उनको नमन किया। प्रदेश भर में आज 648वीं गुरु रविदास जयंती बड़े धूमधाम और श्रद्धा से मनाई गई। इसी कड़ी में फतेहाबाद श्री गुरु रविदास सभा द्वारा अखंड पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बुराइयों से लड़ने, नशा मुक्ति, भ्रूण हत्या और समाज में कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की शपथ ली। इसके साथ ही भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। श्रद्धालुओं ने गुरु रविदास जी के उपदेशों को दोहराया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। सभा के सचिव हरदीप सिंह ने कहा कि गुरु रविदास जी ने न केवल एक महान संत थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जीवन भर समानता, भाईचारे और जाति विहीन समाज की स्थापना का संदेश दिया। उनका संदेश मन चंगा तो कठौती में गंगा हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है। 22 लोग ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि गुरु रविदास के दिखाए रास्ते पर चलकर ही समाज में सच्ची एकता और समानता लाई जा सकती है। गुरु जी का संदेश हमें सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨ ਚੰਗਾ ਕਟੌਤੀ में गंगा। ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਗਾ ਸਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ और बहुत सारे फल फ्रूट का प्रोग्राम। उधर कैथल में भी श्रद्धालुओं ने गुरु रविदास मंदिर में पूजा अर्चना करके गुरु रविदास जयंती मनाई गई। जयंती की पूर्व संध्या पर कैथल में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में जगह जगह इस शोभा यात्रा का कई संस्थाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया और भंडारे भी लगाए गए। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कहा कि संत रविदास हमेशा बाहरी दिखावे और आडंबर की बजाय सिर्फ गुणों को सम्मान देने की बात करते थे। आज के दिन हमें उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लेना चाहिए और युवाओं को बुराइयों को छोड़कर गुरु रविदास जी के बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने समाज में फैली ऊंच नीच की सोच को अपने दोहों और उपदेशों के माध्यम से चुनौती दी थी। वे जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बगैर सभी लोगों की समानता में विश्वास करते थे। गुरु रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में सभी को मिले अन्न, छोट बड़ा सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि रविदास जी ने सभी को एक सार मानना है। जैसे संविधान में हमारा समानता, स्वतंत्रता, बंधुता है, उसी तरह से संविधान के प्रेम्बल में जो दिया गया है, संत रविदास जी ने भी वैसे ही बोला है कि सभी को अन्न मिलना चाहिए, सभी को राज मिलना चाहिए, सबको राजपाट में बराबर हिस्सा होना चाहिए। तो संत शिरोमणि जी की जो वाणी है कि भाई रे ब्रह्म भक्ति सो जान, अभी जो भक्ति है ब्रह्म है, उस भक्ति में ब्रह्म में नहीं जाना तुमने, और आप अच्छे काम करो, पढ़ाई लिखाई में आगे चलो। जो गुरु जी का संदेश दिया कि भी मेरे देश में कोई भी भूखा न रहे, कोई शिक्षित न रहे, सभी शिक्षित हो, शिक्षित रहे कोई भी। गुरु जी का संदेश है भाई सबको बराबर हक, बराबर शिक्षा, सब बराबर का दर्जा मिलना चाहिए।
गुरु महाराज का संदेश है कि एक बनो नेक बनो, इंसानियत के रास्ते पे चलें, सबको एक लेके चलें। और ये जो प्रोग्राम आज देख रहे हैं ये उन्हीं का आशीर्वाद है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसी वर्ष लागू किया जाएगा। शिक्षकों को अपने जिले के ब्लॉक के स्कूलों में तरजीह दी जाएगी ताकि सरकारी स्कूलों को परीक्षा परिणाम और बेहतर हो सके। पदों का रैशनलाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है, जिसे 7 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले चरण में पीएम श्री व मॉडल संस्कृति स्कूलों में और इसके बाद अन्य सभी स्कूलों में शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री कल चंडीगढ़ में स्कूल एजुकेशन के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में प्रदेश के 1497 पीएम श्री मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी व हाई स्कूलों की लैब कमरों 4 दीवारी बनाने कार्यों की समीक्षा की गई। इन स्कूलों में बजट जारी करके मार्च 2026 तक कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित किया जाएगा। स्कूलों में कंप्यूटर लैब, अटल टिंगारी लैब, वोकेशनल लैब व ओपन जिम की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों में खिलाड़ियों को बेहतर खेल के मैदान व खेल उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सभी प्रिंसिपल को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी जाए कि स्कूल में खेल के मैदान की क्या स्थिति है, कौन से स्कूल में किस खेल के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं, साथ ही पीटीआई व डीपीआई ने कितने खिलाड़ियों को तैयार करने में योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि कमजोर प्रदर्शन वाले शिक्षकों पर नजर रखी जाएगी, वे स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। विदेश जाकर पैसे कमाने का सपना लेकर डंकी रूट से अमेरिका गए अंबाला के 4 युवाओं को डिपोर्ट करके वापस भारत भेज दिया गया है। इन युवाओं के सपने तो टूटे ही, लाखों की ठगी का शिकार भी हो गए। इनमें से 2 युवाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस एजेंटों से पूछताछ कर रही है। डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि नारायणगढ़ वासी युवा जो 42 लाख में विदेश गया था, उसने एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं सेक्टर 9 थाना में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वे 40 लाख देकर विदेश गया और डिपोर्ट होकर वापस आ गया है। उसने भी केस दर्ज करवाया है। इन एजेंटों से और भी कई लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। डीएसपी ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि विदेश जाने के लिए वैध तरीका ही अपनाएं। इन 4 लोगों में से अभी तक 2 लोगों ने अपनी शिकायत दी है, जिसपे एक एफआईआर नारायणगढ़ में दर्ज कराई गई है तथा दूसरी एफआईआर सेक्टर 9 अंबाला शहर में दर्ज कराई गई है। जो नारायणगढ़ मुकदमा दर्ज है उसमें 42 लाख रुपीस का उन्होंने हमें बताया कि 42 लाख रुपए दिए गए थे, और जो हमारा अंबाला शहर में सेक्टर 9 में मुकदमा दर्ज हुआ उसमें 40 लाख का अमाउंट इन्वॉल्व है। मैम अभी एफआईआर दर्ज हुई है, इनिशियल स्टेजेस हैं इन्वेस्टिगेशन की। देखिए मैम, हमारा तो लोगों उनसे यही आह्वान है कि वो हमारे पास आए और आकर अपना मुकदमा दर्ज कराएं, ताकि ऐसे लोग जो बाहर भेजने के नाम पर गरीब लोगों से, या मैं ये कहूँगा कि वो लोग जो अवेयर नहीं है कि कैसे लीगली प्रोसेस से बाहर जाया जाता है, तो एटलीस्ट उन लोगों की ब्लैकमेलिंग कम हो। जो आप किसी के बहकावे में मत आए, ना खासकर इन एजेंटों के, क्योंकि आपने सभी को अभी पता ही है कि लगभग डिफरेंट स्टेट्स के जो सिटीजन्स आए हैं वापस यूएस से, और आगे फर्दर न्यूज में ये भी आया हुआ है कि फर्दर और भी लोगों को डिटेन करा हुआ है जिनको वापस भेजा जाएगा। नरवाना से धनौरी तक 75 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 27 किलोमीटर लंबी सीवरेज पाइपलाइन के निर्माण कार्य का सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सीवरेज की लाइन कैथल ड्रेन से जोड़ी जाएगी। नरवाना में पहले से ही 3 एसटीपी स्टेशन बने हुए हैं, जबकि चौथे का निर्माण कार्य जारी है। चारों एसटीपी बनने के बाद लिफ्टिंग से पानी सीवरेज पाइपलाइन से धनौरी ड्रेन तक भेजा जाएगा। इस पाइपलाइन के बिछने के बाद आगामी 50 साल तक शहर को बरसाती पानी व सीवरेज पानी की भराव से निजात मिल जाएगी। इसकी एनओसी वहाँ से क्लियर हो गई और अगला आगामी हमारे प्रोजेक्ट के काम की शुरुआत होगी, क्योंकि पूरा का पूरा 26-27 किलोमीटर में ये जो हाईवेज के साथ जो फॉरेस्ट का जो वृक्षारोपण हुआ है, तो इनकी परमिशन लेने के अंदर का मैटर था ये। फिर बड़े हाई लेवल का आपको पता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ग्रीन पोल्यूशन डिपार्टमेंट की एक बहुत लंबी सोच रहती है, परंतु ये पेड़े काटने की लास्ट में इजाज़त मिल गई। और जब ये पाइप दब जाएंगे तो 3 हमारे एसटीपी बन रहे हैं। दरौदी वाला साइड में जो बन रहा है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 हमारे कंप्लीट हैं, 1 और चौथा बन रहा है हमारा, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट हो गए। और ये जो हमारे पाइप दबेंगे तो पूरा का पूरा शहर का सीवर सिस्टम का और ड्रेनेज सिस्टम का, रेन
का जो पानी आता है, बरसाती पानी आता है, वो सारा का सारा 27 किलोमीटर दूर धनौरी इसमें खलासी में जाएगा, ड्रेन में जाएगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है आने वाले 50 साल तक ये समस्या का समाधान हमारा लंबे समय तक ये इसका रिजल्ट मिलने वाले हैं। फरीदाबाद में चल रहे 38वीं अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में विभिन्न राज्यों से कलाकारों की कलाकृतियां पर्यटकों को खूब लुभा रही हैं। मेले में बड़ी और छोटी चौपाल पर प्रस्तुतियों का दर्शक खूब आनंद ले रहे हैं। थीम स्टेट ओडिशा के पवेलियन के बाहर ओडिशा के कलाकारों ने मंच पर 200 साल पुराने पारंपरिक मार्शल आर्ट के स्टंट दिखाए, जिन्हें देखकर दर्शक दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। मार्शल आर्ट देखकर दर्शकों ने जहां इन दृश्यों को मोबाइल में रिकॉर्ड किया, वहीं कलाकारों की भी प्रशंसा की। प्रस्तुति देने वाले कलाकारों ने बताया कि उनके दादा परदादा भी इस 200 साल पुरानी मार्शल आर्ट कला की प्रस्तुति देते थे। इसे प्रस्तुत करते हुए बहुत मेहनत लगती है और लोग खूब वाहवाही करते हैं। आग से प्रस्तुति पर उन्होंने कहा कि हमने कठिन परिश्रम करके इस कला को सीखा है। ये तो 200 साल पुरानी कला है जो हमारा गांव में हमारा चाचा ने, हमारा दादा ने इसको प्रैक्टिस करके सिखाया और हमने उसको देखा, हमने भी सीखा मार्शल आर्ट। बहुत छोटा था तब से प्रैक्टिस करके आया। डरना नहीं है, जब भी करना हिम्मत से करना और बहुत कठिन परिश्रम होता है इसमें। ये तो बहुत प्रैक्टिस करके कला में सीखा हूँ। लिखा है कि आग से और पानी से नहीं खेलते, तो इसमें बहुत कठिन परिश्रम होता है, टेक्निक होता है, उसके बाद ये काम करता है। अच्छा लगता है हमारा ये जो प्रोग्राम है मार्शल आर्ट, हमें यहाँ इंडियाज गॉट टैलेंट सोनी चैनल में तेलुगु चैनल में बहुत शो में इसको हमारा प्रदर्शित किया है और फाइनल भी जीते हैं और फाइनल को गए आते हैं। राजस्थान की मिट्टी में बसी परंपरागत हस्तशिल्प कला को सहेजने वाले डीडवाना जिले के भावता गांव से आए मदन मोहन अपनी दुकान पर पारंपरिक वस्तुओं को लेकर आए हैं। इनमें पुराने समय में अनाज पीसने के लिए इस्तेमाल होने वाली चक्की भी है। मदन मोहन का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ सामान बेचना नहीं बल्कि अपनी कला को जीवित रखना भी है। बदलते दौर में हस्तशिल्प की यह धरोहर विलुप्त होती जा रही है। इसे बचाने के लिए नई पीढ़ी को इसे अपनाना होगा। आजकल क्या ट्यूबवेल हो गए, बिजली गवर्नमेंट की योजनाओं के तहत पानी की सुविधा हो गई, तो उसका एक यूज सा नहीं रहा। तो हमने उसको इंडी को क्या एक नया प्रारूप दे दिया कि भाई इसके ऊपर आप कुछ कोई भी डेकोरेशन का सामान रख सकते हो, सजावट का सामान रख सकते हो, और उसके 7 पीस बना के दे दिए तो सतोलिया हो गया, बच्चे गेम खेल सकते हैं उसमें। और कई शौकीन अंग्रेज आते हैं फॉरेनर, वो उसको हाथ में पहन लेते, वो बोलते बैंगल है क्या, तो वो बैंगल के पर्पज से भी पतली साई में बना देते, बैंगल भी बना देते। जहाँ तक मैंने एक नया आइडिया लगाया, कठपुतली की जगह मैंने गुड़िया बनाई है, सेम कठपुतली जैसी। अब जैसे कठपुतली का चेहरा लकड़ी का होता है, वो हैवी हो जाता है, तो मैंने उसमें फॉर्म भर दिया रुई, और फॉर्म का रुई लाइट वेट होता है, फॉरेनर बाहर ले जाते हैं, उनको वेट भी कम लगता है। उधर सूरजकुंड शिल्प मेला की चौपाल पर जब पद्मश्री अवार्डी विख्यात कलाकार महावीर गुड्डू ने बड़ी चौपाल पर अपनी प्रस्तुति दी तो पूरा मेला परिसर हरियाणवी संस्कृति के रंग से सराबोर हो गया। महावीर गुड्डू ने सुन ले मेरा ठिकाना इस भारत में हरियाणा गीत गाकर वहां उपस्थित लोगों में जोश भर दिया। इसके अलावा बल्लभगढ़ के महान क्रांतिकारी राजा नाहर सिंह की वीर गाथा को सन 1858 की हम 9 जनवरी भूले ना के गीत के माध्यम से सुनाया। इसी तरह कलाकार महावीर गुड्डू ने उनकी टीम ने हरियाणवी संस्कृति पर आधारित गायकी का जादू पंडाल में बिखेरा। पंचकुला स्थित ERSS बिल्डिंग में कल सड़क सुरक्षा विषय पर 7वीं हरियाणा राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए बच्चों को सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान उन्होंने बल्लभगढ़ के सिटी पुलिस थाने में कार्यरत SHO शमशेर को उनके पुलिस थाने को वर्ष 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा बेस्ट पुलिस स्टेशन चयनित किए जाने पर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में हरियाणा पुलिस के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ट्रैफिक, महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति, STF व साइबर में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन का उद्देश्य बच्चों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करना, ताकि कल को जब वे सड़क पर वाहन लेकर उतरें तो यातायात नियमों का गंभीरता से पालन करें। इस प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को वाहन की ओवरटेकिंग करने, लेन बदलने, रॉन्ग साइड ड्राइविंग के दुष्प्रभावों आदि के बारे में बताया गया। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों तथा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों का आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी सड़क सुरक्षा की मुहिम को आगे बढ़ाएं और अन्य लोगों को भी इसका हिस्सा बनाएं। इसके अलावा उन्होंने अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, नशा मुक्त हरियाणा अभियान के बारे में भी अपने विचार रखे। महिला सुरक्षा पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रदेश में सुरक्षित वातावरण देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि महिलाओं में सुरक्षा की भावना को बल मिले। अपराध नियंत्रण के लिए जरूरी है कि सभी बेहतर तालमेल के साथ मिलकर एक अच्छी टीम के रूप में काम करें। महेंद्रगढ़ के जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने आज लघु सचिवालय में लगाए गए समाधान शिविर में लोगों की शिकायतें सुनी। उपायुक्त ने बताया कि उन्हें कुल 40 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई शिकायत नियमों के दायरे में समाधान योग्य नहीं है तो आवेदक को उसकी समय सूचित किया जाए। सड़क हादसे के मामले में उपायुक्त ने केंद्र की नई एक्सीडेंटल पॉलिसी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल व्यक्ति को सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.5 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि महेंद्रगढ़ में हाल ही के दिनों में सरकारी कर्मचारियों पर हो रहे हमले चिंता का विषय बने हुए हैं। SP स्वयं घटनास्थलों का निरीक्षण कर चुकी हैं और जहां भी जरूरत होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियर अबाउट 40 के आसपास शिकायतें आई हैं और जो कंसर्न अधिकारी हैं उनको हमने कहा है कि इसका इमीडिएट जो भी समाधान बनता है वो करें, और अगर कहीं कोई ऐसा है जिसमें समाधान नहीं हो सकता है या जिसका नहीं बनता है तो उसमें जो भी एप्लीकेंट है उसको उसी समय सूचित भी करें कि ये एज पर रूल नहीं हो पाएगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पॉलिसी आ रही है जिसको हरियाणा गवर्नमेंट भी बहुत पब्लिसाइज कर रही है कि जो भी कोई एक्सीडेंट किसी का हो रहा है तो उसको 1.5 लाख तक का जो इलाज है वो एम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल है उसमें फ्री मिलेगा। तो उसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट के तरफ से भी और जिला प्रशासन की तरफ से भी इसकी अवेयरनेस के लिए हम काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हम पहुँचाएंगे। के संज्ञान में मामले हैं। कल जो पीछे वन विभाग का एपिसोड हुआ उसमें SP मैडम खुद वहाँ मौके पर गई भी हैं और जहाँ भी है उचित कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की कोई भी जिस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनको बख्शेंगे नहीं। इस दौरान शिविर में पहुंचे कई लोगों ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। इस पर उपायुक्त ने कहा कि शिकायतों का समाधान निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति आवेदन लिखने में असमर्थ है तो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी उसकी मदद करेंगे। सरपंच का ठेकेदार करेगो पूरे जे सरपंच करेगो कोई सुनवाई ना है बोले आपकी समस्या का हल करेंगे। पिछली बार मिला गली फिर मिला आज तीसरी बार आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान विचारक, समाज सुधारक और प्रखर राष्ट्रवादी महर्षि दयानंद सरस्वती को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि महर्षि दयानंद जीवन भर समाज को ज्ञानता, अंधविश्वास और आडंबर के खिलाफ जागरूक करने में लगे रहे। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ भारतीय विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए महर्षि दयानंद के प्रयास देशवासियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयानंद सरस्वती की जयंती पर अपने संदेश में कहा कि वैदिक परंपराओं के गौरव, आर्य समाज के प्रवर्तक, आधुनिक भारत के महान चिंतक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर शत शत नमन।
हरियाणा के परिवहन विभाग द्वारा 5 जुलाई 2024 से पूर्ववर्ती सरकार के 60 किलोमीटर व रियायती बस पास सुविधा को बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से संबंधित सभी स्कूल, कॉलेज, संस्थान के सभी विद्यार्थियों को 150 किलोमीटर तक के लिए निःशुल्क बस पास सुविधा प्रदान की हुई है। विभाग द्वारा इस सुविधा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है तथा यह सुविधा पूर्व की तरह लागू है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।